फटाफट अंदाज में देख लेते हैं टॉप न्यूज में तमाम वो खबरें जो सुबह से लेकर शाम तक सुर्खियों में बनी रही। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए गठबंधन एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। एनडीए में सीटों को लेकर बंटवारा तय हो चुका है। पार्टियों में बटी सीटों का आंकड़ा सामने आ गया है। चुनाव में बीजेपी 68 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, जबकि एजेएसयू 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं जेडीयू 2 और एलजेपी 1 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। झारखंड विधानसभा में कुल 81 सीटें हैं। इनमें से 44 सीटें अनारक्षित हैं, 28 सीटें एसटी और 9 सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को होगा, जबकि दूसरे चरण के लिए 20 नवंबर को वोटिंग होगी। नतीजों का ऐलान 23 नवंबर को होगा। उत्तराखंड में जल्द ही समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू हो सकता है। यूसीसी के लिए गठित कमेटी ने आज इसका ड्राफ्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया है, जिसके बाद इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 23 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक में ड्राफ्ट रखा जाएगा और माना जा रहा है कि कैबिनेट से हरी झंडी मिलने के बाद 9 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस पर प्रदेश भर में यूसीसी को लागू कर दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो आजादी के बाद उत्तराखंड ऐसा कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़े मामले में जमानत दे दी है। कोर्ट ने आज उन्हें सशर्त जमानत दी। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सत्येंद्र जैन करीब 18 महीने तक जेल में बंद रहे हैं और सजा काटी है। अदालत ने जैन को मुकदमे में देरी और लंबे वक्त तक जेल में रहने का हवाला देते हुए 50,000 के मुचलके पर जमानत देने का आदेश सुनाया। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक यात्राओं का दौर शुरू हो गया है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर घमासान छिड़ा हुआ है। विपक्ष गिरिराज सिंह की यात्रा पर जमकर विरोध कर रहा है। यात्रा को लेकर पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने गिरिराज पर अशांति फैलाने की कोशिश का आरोप लगाया। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी बीजेपी पर निशाना साधा, जबकि बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेडीयू ने गिरिराज सिंह को नसीहत दी है। बता दें कि गिरिराज सिंह की इस यात्रा का पहला चरण भागलपुर से शुरू होकर कटिहार, पूर्णिया, अररिया होते हुए किशनगंज में खत्म होगा। सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद पराली जलाने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमारे किसान बहुत जागरूक हैं और किसान पराली नहीं जलाएंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई पराली जलाएगा तो उसे समझाएंगे। दरअसल हर साल हरियाणा में पराली जलाने के मामले सामने आते हैं और इसे लेकर हर बार सरकार दिशा निर्देश जारी करती है। ऐसे में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अपील इस बार कितना असर डालेगी, ये देखने की बात होगी। कोटक महिंद्रा बैंक भारत में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की पर्सनल लोन बुक का अधिग्रहण करेगा। ये जानकारी कोटक महिंद्रा बैंक ने एक्सचेंजेस फाइलिंग में दी है। बैंक ने बताया कि इस अधिग्रहण के लिए दोनों के बीच एक करार कर लिया गया है। स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक 30 सितंबर 2024 तक इस ट्रांजैक्शन की वैल्यू 4,100 करोड़ रुपए है, जिसमें स्टैंडर्ड लोन शामिल है। बैंक ने बताया कि सभी रेगुलेटरी मंजूरियां मिलने के बाद ये ट्रांजैक्शन अगले 3 महीने में पूरा हो जाएगा। कोटक बैंक ने कहा कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की हाई क्वालिटी वाली लोन उसे रिटेल लोन क्षेत्र में इसकी लीडरशिप को और मजबूत करेगी। एफएमसीजी कंपनी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने जुलाई सितंबर तिमाही में मिले जुले नतीजे पेश किए। सालाना आधार पर कंपनी का मुनाफा 8% बढ़कर 364 करोड़ रुपए रहा। जी बिजनेस ने इस दौरान 314 करोड़ रुपए के मुनाफे का अनुमान दिया था। सालाना आधार पर कंपनी की कंसो आय 13% बढ़कर 4,214 करोड़ रुपए रही। जी बिजनेस ने इस दौरान 4,310 करोड़ रुपए आय का अनुमान दिया था। कंपनी का मार्जिन 14.4% से बढ़कर 14.8% रहा। दूसरी तिमाही में कंपनी का वॉल्यूम ग्रोथ 1% रहा। टाटा कंज्यूमर का इंटरनेशनल बिजनेस ने 7% का रेवेन्यू ग्रोथ दर्ज किया है। आईजीएल और एमजीएल के शेयरों में आज भारी दबाव दिखा। दरअसल सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के लिए एपीएम यानी एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस मैकेनिज्म के तहत गैस आवंटन घट गया है। सीजीडी के लिए एपीएम गैस आवंटन में कटौती 16 अक्टूबर से लागू हो चुका है। सूत्रों का कहना है कि एपीएम गैस आवंटन में कटौती से सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों पर असर पड़ेगा। आईजीएल, एमजीएल और गुजरात गैस पर इसका असर संभव है। कंपनियों को मार्जिन बरकरार रखने के लिए सीएनजी कीमतें बढ़ानी होंगी। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि गैस का आवंटन में बदलाव ओएनजीसी और ऑयल इंडिया के लिए पॉजिटिव है।
सेबी एक बार फिर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के डिस्क्लोजर का मूल्यांकन कर रहा है। सूत्रों ने यह जानकारी दी है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का ये डिस्क्लोजर कंपनी के प्रस्तावित डीलिस्टिंग के बारे में था। डीलिस्टिंग प्रोसेस के बारे में और सफाई के लिए दिसंबर में कंपनी के एग्जीक्यूटिव को तलब किया गया। सवालों के घेरे में मौजूद डिस्क्लोजर कंपनी की ओर से दी गई उस जानकारी से संबंधित है जिसका मकसद रिवर्स बुक बिल्डिंग के तहत छूट हासिल करना था। सूत्रों का कहना है कि सेबी यह आकलन भी कर रहा है कि कंपनी ने शेयरों के वैल्यूएशन में सही प्रक्रिया का पालन किया है या नहीं। जनवरी के बाद लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर के इंपोर्ट के सरकार समिति कर सकती है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है। इस कदम का उद्देश्य एप्पल जैसी कंपनियों को भारत में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है। अगर ये योजना लागू होती है तो ये 8 से 10 अरब डॉलर की आईटी हार्डवेयर इंडस्ट्री पर असर डाल सकती है। इस मामले में भारत अभी काफी हद तक इंपोर्ट पर निर्भर है। पिछले साल भी इसी तरह के इंपोर्ट पर पाबंदी लगाने की योजना बनाई गई थी, लेकिन कंपनियों के विरोध और अमेरिका के दबाव के कारण उसे वापस ले लिया गया।